एफआईआर दर्ज हुई है और इसी के साथ साथ 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो लोग जो सड़कों पर बेखौफ लाठी डंडों और चाकुओं के साथ घूम रहे थे, वो लोग जो वहां उपद्रव कर रहे थे, वो लोग जो वहां आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, बताया जा रहा है कि उन्हीं चेहरों को पहचाना गया है और उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। सीधे आपको लिए चलते हैं, देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं। हल्ला करण्यात आलेला आहे। तिसरी घटना भालदारपुरा भागात सायंकाळी 7:30 वाजता झाली। 80 ते 100 लोकांचा जमाव तिथे होता। तिथे त्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला, त्यामुळे अश्रुधूर व सौम्य बळाचा वापर करावा लागला। या घटनेत एक क्रेन, 2 जेसीबी व काही 4 चाकी वाहने ही जाळण्यात आली। या संपूर्ण घटनेमध्ये 33 पोलीस जखमी झाले आहेत, ज्यामध्ये 3 उपायुक्त दर्जाचे पोलीस आहेत। त्यातल्या एका पोलीस उपायुक्तावर कुऱ्हाडीने त्या ठिकाणी हल्ला करण्यात आलेला आहे। एकूण 5 नागरिक जखमी झालेले आहेत। तिघांना उपचार करून सोडले आहेत। 2 रुग्णालयात आहेत, यातला एक आयसीयूत आहे। एकूण 3 गुन्हे गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात दाखल झाले आहेत। तहसील पोलीस ठाण्यात 2 गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे। असे एकूण 5 गुन्हे आहेत। 11 पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत संचारबंदी लागू करण्यात आलेली आहे। एंट्री पॉइंटवर नाकाबंदी या तहसील कोतवाली, गणेशपेठ, पाचपावली, लकडगंज, शांतीनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाडा, यशोधरा नगर, कपिलनगर या ठाण्यांचा समावेश आहे। एसआरपीएफच्या 5 तुकड्या या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेल्या आहेत। राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी सर्व सीपी, एसपी यांची व्हीसी घेऊन राज्यभर कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे निर्देश दिलेले आहेत। अध्यक्ष महोदय, एकूणच याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर सकाळची एक घटना घडल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळामध्ये पूर्णपणे शांतता होती, पण त्यानंतर मात्र संध्याकाळी काही लोकांनी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचा हल्ला केल्याचं या ठिकाणी लक्षात येत आहे। याचं कारण जवळपास एक ट्रॉली भरून त्या ठिकाणी कहा जा रहे हैं आणि काही लोकांनी जमा करून ठेवलेले दगड, वरती जमा करून ठेवलेले दगड हे आपल्याला पाहायला मिळाले। शस्त्र देखील मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी होते, ते शस्त्र जप्त करण्यात आलेले आहेत। वाहनांची जाळपोळ त्या ठिकाणी झालेली आहे आणि ठरवून काही ठराविक घरांना, काही ठराविक आस्थापनांना त्या ठिकाणी लक्ष करण्यात आलेलं आहे। 3 डीसीपी लेवलचे लोक या ठिकाणी जखमी झालेले आहेत आणि जसं मी सांगितलं की यातल्या एका डीसीपीवर तर थेट कुऱ्हाडी वार हा त्या ठिकाणी करण्यात आलेला आहे। त्यामुळे निश्चितपणे याच्यामध्ये काही ना काही एक प्रकारे काही लोकांचा सुनियोजित पॅटर्न हा देखील त्या ठिकाणी दिसतो आहे। अशा लोकांना त्या ठिकाणी त्यांच्यावर कारवाई केलीच जाईल। कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था हाती घेण्याची कोणालाही परवानगी या ठिकाणी देण्यात येणार नाही। आणि मी एक गोष्ट स्पष्टपणे सांगतो, पोलिसांवर ज्यांनी हल्ला केला असेल त्यांना काय झालं तरी सोडलं जाणार नाही। पोलिसांवरचा हल्ला सहन केला जाणार नाही। पोलीस शांतता प्रस्थापित करत होते, अशा वेळी पोलिसांवर केलेला हल्ला अतिशय चुकीचा आहे। अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखणं, शांतता राखणं आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे। मी नागपुरातली जनता असेल, महाराष्ट्रातली जनता असेल, या सर्व जनतेला ही विनंती करू इच्छितो की सर्व समाजांचे धार्मिक सण हे या कालावधीमध्ये चाललेले आहेत। अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये सगळ्यांनी संयम ठेवला पाहिजे, कोणीही संयम सोडू नये। आपल्याला कायदा आणि सुव्यवस्था आणि शांतता कशी राखता येईल, एकमेकाच्या प्रति आदरभाव कसा राखता येईल, अशा प्रकारचा प्रयत्न हा सर्वांनी करावा, अशा प्रकारची या निमित्ताने मी अपील करतो। खरं म्हणजे आज महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः म्हणजे मी कुठल्या सिनेमाला दोष देत नाहीये, खरं म्हणजे छावा या चित्रपटाने छत्रपती संभाजी महाराजांचा खरा इतिहास आपल्या समोर आणला, पण त्यानंतर राज्यामध्ये लोकांच्या भावना देखील खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी एक प्रकारे प्रज्वलित झालेल्या आहेत। औरंगजेबाबद्दलचा जो काही राग आहे तो रागही खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी बाहेर येतोय। या सगळ्या गोष्टी आपल्या ठिकाणी असल्या तरी मला असं वाटतं की महाराष्ट्रात सीधा आपको लिए चलते लोकसभा, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं
जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है। मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं, आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया, वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था। उसने भारतीयों के आत्मसम्मान को जगा दिया था। हमारी आजादी के आंदोलन में भी अनेक ऐसे पड़ाव आए हैं। 1857 का स्वातंत्र संग्राम हो, वीर भगत सिंह की शहादत का समय हो, नेताजी सुभाष बाबू का दिल्ली चलो का जयघोष हो, गांधी जी का दांडी मार्च हो, ऐसे ही पड़ावों से प्रेरणा पाकर
भारत ने आजादी हासिल की। मैं प्रयागराज महाकुंभ को भी ऐसे ही एक अहम पड़ाव के रूप में देखता हूं, जिसमें जागरूक होते हुए देश का प्रतिबिंब नजर आता है। अध्यक्ष जी, हमने करीब 1.5 महीने तक भारत में महाकुंभ का उत्साह देखा, उमंग को अनुभव किया। कैसे सुविधा